आया तो बताइए, अगर समझ में आया तो बताइए। एडीएच का सिक्रेशन कब होता है? एडीएच का सिक्रेशन कब होगा और कहाँ से होगा? हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, उसके पोस्टीरियर पार्ट न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, कब होगा इसका सिक्रेशन इंक्रीज करेगा? जब ब्लड में वाटर की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, ब्लड प्रेशर डाउन करेगा या ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड बढ़ेगा, या आप कह सकते हो ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड इंक्रीज करेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ना, ऑस्मोलरिटी इंक्रीज करना। ठीक है, ये समझ में आ गया था। दूसरा था वायरास सिस्टम, RAAS। फुल फॉर्म क्या था? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। पूरा समझ में आ गया था, ये कंप्लीट हो गया था ना। तीसरा देखिए है ANF। ये दोनों काम कब करेंगे? जब बीपी घटेगा, या तो ब्लड प्रेशर डाउन होगा या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का बढ़ेगा या वाटर का कंसंट्रेशन ब्लड में घटेगा। तो ये दोनों मैकेनिज्म काम करती है उस समय। ये वाला मैकेनिज्म इसका जस्ट अपोजिट है। किसका? इन दोनों, इसका अपोजिट है, ये देखा भी हुआ है। ठीक है, इट इज द एंटागोनिस्टिक का मतलब जस्ट अपोजिट। यहाँ लिखेंगे ये क्या है? एंटागोनिस्टिक टू RAS सिस्टम। ये इस वाली मैकेनिज्म का एंटागोनिस्टिक है, क्योंकि ये बीपी कम होने पर काम करती है और ये बीपी बढ़ेगा तब काम करेगी। तो ये वर्क कब करेगा? ये या ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, वाटर कंसंट्रेशन ब्लड की बढ़ जाएगी, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तभी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक्स्ट्रा ब्लड होगा और ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। ये कैसे डिटेक्ट होता है, कैसे बॉडी पहचान लेती है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर गया है और किडनी का फंक्शन कंट्रोल कराना है? तो देखिए, हार्ट में क्या होता है? स्ट्रेच रिसेप्टर होता है। हार्ट में आपके रिसेप्टर्स होते हैं, जो सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं। किसके रिसेप्टर होते हैं? प्रेशर वाले। स्ट्रेच लिखा ना, स्ट्रेच का मतलब खिंचाव। जब हार्ट में ज्यादा ब्लड एंट्री करेगा, ब्लड का प्रेशर हाई रहेगा, तो हार्ट का जो एट्रियम है, क्या है? एट्रियम, ऊपर वाला चैम्बर, उसमें ये स्ट्रेच रिसेप्टर लगेंगे। वो पता लगा लेंगे कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया है या ब्लड का प्रेशर इंक्रीज कर गया है। ठीक है, तो हार्ट तो फिर क्या होगा? हार्ट से ही एक प्रोटीन, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? ANF, एट्रियल नेट्रेटिक फैक्टर। एट्रियल का मतलब एट्रियम से रिलीज हो रहा है, तो ये है ANF रिलीज होगा। ये ANF क्या है? एक फैक्टर है। फैक्टर क्या है? प्रोटीन है, एट्रियम से रिलीज होती है और एट्रियम ये पता लगाता है कि क्या हो गया है। ठीक है, ये प्रोटीन क्या करेगी? ये जाएगी ब्लड में मिलेगी और ये वैसोडाइलेटर है। ये क्या है? वैसोडाइलेटर का मतलब समझ रहे हैं? ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा ये तुरंत। जितनी ब्लड वेसल्स होंगी आर्टरीज में, उनको डायलेट। तो जब ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी? ब्लड वेसल्स हो जाएंगी डायलेट कर जाएंगे, तो बीपी क्या हो जाएगा? बताइए, जो हाई हुआ था वो कम हो जाएगा ना, क्योंकि ब्लड वेसल डायलेट कर दिया। ब्लड वेसल सिकुड़ती हैं तो बीपी बढ़ता है, बढ़ा हुआ था घटाना है, डायलेट हो जाएगा, बीपी नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, तो बीपी आप कहेंगे क्या हो गया? लेस हो गया। लेस का मतलब नॉर्मल पोजीशन में पहुंच गया। इसी का जस्ट उल्टा ये काम करता है। ठीक, तो किडनी के फंक्शन इस तरीके से रेगुलेट होते हैं। उसमें अगर कहा जाए क्या क्या चीजें हैं, तो एक वैसोप्रेशन का नाम पता होना चाहिए, एक एल्डोस्टेरोन का नाम पता होना चाहिए। एल्डोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है? एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है। एक ANF फैक्टर पता होना चाहिए, ये कहाँ से है? एट्रियम की वॉल से रिलीज हो रहा है। ठीक है, इतनी चीजें होती हैं। यहाँ पर ये लाइन मतलब कौन सा? Atrial nephrotic factor can cause the vasodilation of the blood vessels, thereby decrease the blood pressure। सही है ना? तो यहाँ पर
ब्लड प्रेशर डिक्रीज का मतलब हाई था, उसको घटाना है तभी तो नॉर्मल आएगा। नॉर्मल करना है ना, तो पहले हाई हुआ तो उसको घटा के लाना पड़ेगा, डिक्रीज करना इधर पड़ेगा। वाले दोनों में सर ब्लड प्रेशर लो है तो लो नहीं है, यहाँ लो था, उसको इन्होंने हाई करते थे लोग। इन सिस्टम से ब्लड प्रेशर पहले लो रहता है, अगर तो हाई होता है, होने के बाद वो नॉर्मल पोजीशन में आता है। अगर हाई ये पहले से हाई हुआ है, क्यों हाई हुआ है उसका रीजन है ना, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड का प्रेशर हाई किसी वजह से हो गया, तो उसको नॉर्मल करने का काम किस तरीके से होता है। ठीक है, समझ लेना, दोनों अपोजिट है। तो ये रेगुलेशन कंप्लीट हो गया। मैंने एक चीज छोड़ा था, जेजी ऑपरेटर्स क्या होता है, जेजी ऑपरेटर्स समझ लीजिए। क्या फुल फॉर्म है, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus। ठीक है, ये एक apparatus है, इसमें दो तरीके की सेल्स देखने को मिलती हैं, दो प्रकार की सेल्स हैं। कहाँ देखने को मिलेगा, ये वोमेन कैप्सूल है। वोमेन कैप्सूल का ये वाला पार्ट डीसीटी, इसके बाद लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले के बाद क्या होता है, डीसीटी। एक्चुअल में डीसीटी यहाँ जाकर के होता है, वास्तविक रूप से देखा जाए तो डीसीटी देखिए ये है। ठीक है, ये हो गया लूप क्या चीज का, वोमेन कैप्सूल, नीचे उसके पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले और आगे घुमा करके डीसीटी ऐसे होता है। इस वोमेन कैप्सूल के पास में होता है डीसीटी, समझ रहे ना, लोकेशन ऐसी है। तो ये आप देखिए यहाँ डीसीटी है, ये क्या हो गया, डीसीटी। डीसीटी जहाँ पर है वहीं पर, और यहाँ आती है अफरेंट आर्ट्रियोल, यहाँ से क्या निकलती है, इफरेंट। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि अफरेंट, इफरेंट और डीसीटी के जंक्शन पर कुछ कोशिकाओं का समूह मिलेगा। किसके जंक्शन पर, जहाँ अफरेंट आ रही है, जहाँ इफरेंट, क्योंकि अफरेंट ऐसे आती है तो इसके बाद ये क्या है, ग्लोमेरुलस है, और यहीं से इफरेंट निकलता है। तो ये जंक्शन देख रहे हैं, दोनों का कॉन्टेक्ट जंक्शन है, और यही नीचे क्या होता है, डीसीटी है, तीनों का जंक्शन हो गया। यहीं पर एक apparatus मतलब उस सेल का समूह होता है, इसी को जेजी apparatus बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी सेल्स होती है वो देख लीजिए। जैसे अब मैं केवल एक्टिवेट डायग्राम बना रहा हूँ, ये क्या है, अफरेंट आर्ट्रियोल। क्या है ये, अफरेंट आर्ट्रियोल है, देखिए इस तरीके से, और यहाँ से ये इफरेंट निकला। इफरेंट नैरो होता है, पतली होती है, हो गया। ये है डीसीटी, यहाँ क्या है, डीसीटी है। ठीक, आर्ट्रियोल है, आर्टरी हो या आर्ट्रियोल, सभी में क्या होती है, मसल्स। ब्लड वेसल्स को जब काटते हैं तो इसमें तीन मसल्स, तीन लेयर होती है ना, कितनी लेयर होती है ब्लड वेसल में, तीन लेयर बताया था ना। मिडिल लेयर जो होती है मस्कुलर है, आर्टरीज को कट करके दिखाया था, कितनी लेयर थी, तीन, बीच वाली लेयर मस्कुलर थी। कौन सी मसल होती है, स्मूथ मसल्स। ठीक है, इसमें यहाँ की जो स्मूथ मसल्स होती हैं, इस वाले एरिया को थोड़ा सा बड़ी हो जाती हैं, इस वाले में यहाँ की जो स्मूथ मसल्स होती है वो थोड़ा सा बड़ी हो गई, यहाँ इसकी मसल्स होती है थोड़ा सा लार्ज। ठीक है, तीन प्रकार की सेल देखने को मिल रही है। ये सब कुछ अलग नहीं है, इसी की सेल हैं जो थोड़ा सा क्या हो गई है, साइज में इंक्रीज कर गई है, मॉडिफाइड हो गई है। इनको आप बोल देते हैं जेजी सेल्स। जिसका अफरेंट और इफरेंट, अफरेंट और इफरेंट जहां मिलता है आपस में आकर के, ये सेल्स बोली जाती हैं जेजी सेल्स। जक्स्ट्राग्लोमेरुलस सेल्स बोलते हैं, ग्लोमेरुलस सेल्स हो गया। ठीक है, और ये जो सेल है डीसीटी की जो सेल, डीसीटी का जो हिस्सा किसके कांटेक्ट में रहता है, अफरेंट और इफरेंट के कांटेक्ट में है, इसको क्या बोलते हैं, मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा बोलते हैं, दोनों को मिला करके बोलते हैं जेजी apparatus। इसमें सब कुछ आ जाता है। ठीक है, दोनों को मिला करके जेजी या जेजी apparatus बोलते हैं। समझ में आ गया, क्या बनाता है ये बनाता है रेनिन। रेनिन एक हार्मोन है, RENIN, RENNIN होता है, तो वो एंजाइम होता है। क्या करता है ये रेनिन, जो हमारा लिवर एक प्रोटीन बनाता है एंजियोटेंसिनोजन, उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में, ये तो कन्वर्ट कराता है। और उसके तीन काम है, बताया था मैंने। ठीक है, तो ये हो गया जेजी apparatus। ट्रस्ट डीसीटी और हार्ट को बढ़ाता है। हाँ, ठीक है। अब इसके बाद माइग्रेशन, मिक्टुरेशन क्या हुआ है। ठीक है, मिक्टुरेशन
मिक्टुरेशन का मतलब होता है कि यूरिन का रिलीज होना। किडनी से यूरिन, किडनी से ब्लड फिल्टर होकर के यूरिन बन गया। अब यूरिन बॉडी से किस प्रक्रिया के द्वारा रिलीज होता है, इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं मिक्टुरेशन। ठीक है, ये क्या है, रिलीज ऑफ यूरिन, यूरिन का रिलीज होना फ्रॉम बॉडी, बॉडी से, ठीक है, बॉडी से यूरिन का बाहर रिलीज होना मिक्टुरेशन। जानते हैं यूरिन रिलीज होता है तो उसमें वॉलंटरी प्रोसेस है कि इनवॉलंटरी है? वॉलंटरी प्रोसेस, हम अपनी इच्छा से यूरिन रिलीज कराएंगे ना। ठीक है, हाँ ये है कि यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर होता है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है सबको पता होगा, यूरिनरी ब्लैडर, उसमें जो कौन सा एपिथेलियल टिश्यू लगा हुआ है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर समझ रहे हैं ना, उसमें जो एपिथेलियल टिश्यू लगा है, यूरिनरी ब्लैडर खिंच सकता है, उसमें यूरिन भर जाता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर यूरिन आउटपुट की इच्छा होती है, उसमें यूरिनरी ब्लैडर का साइज बढ़ता रहता है, उसमें स्ट्रेच करने की पावर है। बॉडी में एक वही स्ट्रेच एपिथेलियम लगा हुआ है, जो स्ट्रेच एपिथेलियम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, वो यूरिनरी ब्लैडर में होता है, उसकी सेल्स टिश्यू खींच सकता है। यूरिन जब भरेगा तो क्या होगा, स्ट्रेच आएगा ना, खींचेगा पूरा। इसमें होता है कंटेन, लिखेंगे इसमें क्या है, कंटेन ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और ये कैसा है, स्ट्रेचेबल है, ये पूरा स्ट्रेचेबल, ये स्ट्रेच कर सकता है। ठीक है, अब जब यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें ये कहाँ से कनेक्ट रहता है, इधर का यूरेटर, इधर का यूरेटर, दोनों आकर के कहाँ मिलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। देखिए दो साइड से यूरेटर आ रहा है, कहाँ मिलेगा, यूरिनरी ब्लैडर। आगे क्या होता है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से यूरिन पास आउट होता है बॉडी से बाहर, इसमें कलेक्ट होता है डम्पलोरी। इस ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें स्ट्रेच रिसेप्टर इसमें भी है, क्या है, स्ट्रेच रिसेप्टर लिखेंगे यहाँ पर। दो चीजें हैं, एक तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, इसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर की सेल्स खिंच सकती हैं, और दूसरा क्या है, इसमें स्ट्रेच रिसेप्टर है, कंटेन स्ट्रेच रिसेप्टर्स। जैसे यूरिनरी ब्लैडर पूरा फिल हो जाएगा तो सिग्नल जाता है, सिग्नल ब्रेन को जाएगा। ठीक है, किसके लिए, यूरिनेशन के लिए, यूरिन को बाहर रिलीज कराने के लिए सिग्नल जाएगा ब्रेन को, कि हाँ पता लग जाएगा कि यूरिन, ये ब्लैडर फिल हो गया है। ठीक है, वहां से सिग्नल आएगा, और कहाँ सिग्नल आता है, यहाँ पर स्फिंक्टर लगा होता है, पता होना चाहिए, ये जो है यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्फिंक्टर, स्फिंक्टर समझ रहे हैं ना, स्फिंक्टर रोकने वाला है, यूरिन अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे पास नहीं होगा, आपकी इच्छा से पास होगा। हाँ ये हद हो जाएगा तो फिर क्या ऑटोमेटिक हो जाएगा लास्ट में, समझ रहे हैं ना, कि इतना यूरिन ब्लैडर फिल हो गया कि आप ध्यान नहीं हो रहा तो ऑटोमेटिक अपने आप इनवॉलंटरी हो जाएगा। यहाँ स्फिंक्टर लगा हुआ है, ये स्फिंक्टर खुलता कैसे है, वॉलंटरी प्रोसेस है, ब्रेन से सिग्नल आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, यहाँ पर आएगा न्यूरॉन्स के थ्रू, और ये ओपन हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, और यूरिनेशन हो जाएगा। ठीक, तो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, और जो स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर ओपन कैसे होगा, ओपन बाय सिग्नल, सिग्नल फ्रॉम सीएनएस, सीएनएस से सिग्नल आएगा। ठीक है, बाकी एक दिन में 1.5 लीटर जो लिखा हुआ है। ठीक है, यूरिया एक दिन में एक ह्यूमन कितना यूरिया रिलीज कराता है, 25 से 30 ग्राम इतना यूरिया रिलीज कराता है। देखिए यूरिन के थ्रू, ये भी डाटा लिखा गया, अंडरलाइन कर लीजिएगा, लिखा हुआ है। अब इसके बाद में दिया तो है काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, हालांकि काउंटर करंट थोड़ा सा टफ है समझने में। pH 6 होता है, हाँ pH 6, हाँ pH 6 होता है। देखिए इससे, देखिए ये आपको बहुत ज़्यादा हम नहीं बताएंगे क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इसको समझने में, समझाने में। हाँ ये है कि इसमें जितना क्वेश्चन आएगा वो आप क्वेश्चन देखिएगा, आपको क्वेश्चन में छूटेगा नहीं। ठीक है, क्या क्या है काउंटर करंट मैकेनिज्म, पहली चीज ये पता होनी चाहिए सर जी, हाँ एलिमेंट का कंपोजिशन
है इसमें यूरिन हाँ अंडरलाइन कर लीजिए। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर फ्रेंड्स नहीं है कि डिसऑर्डर वो बता रहे हैं, इसके बाद बता रहे हैं, मैंने जो छोड़ा था तो उसको पूरा कर लेंगे। काउंटर करंट पीछे निकल गया, छूट गया था, ठीक है। ये मैकेनिज्म किसके लिए काम करती है? तो इससे यूरिन कंसंट्रेट होता है। यूरिन को कंसंट्रेट, जितना वाटर पीते हैं उतना ही वाटर नहीं रिलीज होता है, यूरिन कम बनता है, ठीक है। तो यूरिन कम बनता है, इसका मतलब यूरिन क्या कंसंट्रेट हो रहा है। तो यूरिन को कंसंट्रेट करने में ये मैकेनिज्म काम करती है। पहला चीज ये, इसका फायदा क्या है? टू कंसंट्रेट द यूरिन, ये मैकेनिज्म यूरिन को कंसंट्रेट करती है, ठीक है। एक्चुअली इसको काउंटर करंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि काउंटर करंट का मतलब होता है विपरीत धाराएं। अगर इधर से एक कोई धारा बह रही है तो इसके साथ में बगल में दूसरी धारा इधर से बह रही है, इधर से बह रही है, ये काउंटर करंट है। जहाँ पर दो करंट आपस में क्या करती हैं? अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं, वो काउंटर करंट होती है। अब ऐसा कहाँ देखने को मिलता है किडनी के अंदर? ये देखिए, देखने को कहाँ मिलता है, ठीक है। ये देखने को मिलता है बिटवीन टू आर्म्स, दो आर्म होती है ना ऑफ लूप ऑफ हेनले। हेनले में दो आर्म, डिसेंडिंग और असेंडिंग। जब आप लूप ऑफ हेनले को देखते हैं तो उसमें दोनों में काउंटर करंट काम हो रहा है। बताइए, ये वाली आर्म कौन सी है? डिसेंडिंग है, वो वाली आर्म असेंडिंग। इस ये आर्म में जब ऊपर से फिल्ट्रेट का मतलब जो यूरिन बन रहा है वो जब नीचे जाता है तो वो कंसंट्रेट होता है, और जैसे इसमें जाता है तो यूरिन डाइल्यूट होता है ना। मतलब इस आर्म में फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है और इस आर्म में फिल्ट्रेट क्या हो रहा है? ऊपर, अपोजिट हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसमें फिल्ट्रेट नीचे तो उसमें फिल्ट्रेट ऊपर। ये कंसंट्रेट कर रही है तो वो डाइल्यूट, जस्ट अपोजिट काम चल रहा है। तो एक चीज हुआ कि काउंटर करंट काम करती है लूप ऑफ हेनले के दोनों आर्म्स के बीच में। और कहाँ होता है? वासा रेक्टा में। देखिए लूप ऑफ हेनले ये है, इसी के बगल में मैंने बताया था, अगर ये डायग्राम आपको समझ में आया इस तरीके से देखिए, ईसीटी था, ये ईसीटी हो गया, ये लूप ऑफ हेनले हो गया। वासा रेक्टा क्या होता है? इसके चारों तरफ जो ब्लड कैपिलरी जो लिपटी हुई रहती हैं, उसमें से लूप ऑफ हेनले के पास में इस तरीके की यू शेप में इसी के जस्ट पैरेलल कुछ ब्लड कैपिलरी ऐसी होती हैं जो लूप ऑफ हेनले के जस्ट पैरेलल चलती हैं। लूप ऑफ हेनले भी यू शेप का है, डायग्राम देखिए बुक में नेफ्रॉन का डायग्राम बना है, वहां रेड कलर से दिखाया गया, वासा रेक्टा लिखा गया है, वो भी यू शेप में है, ये भी यू शेप में है, इसी के जस्ट पैरेलल है। लेकिन वासा रेक्टा आपको किस वाले नेफ्रॉन में देखने को मिलेगा? कॉर्टिकल की जेजी नेफ्रॉन, किस वाले नेफ्रॉन में देखने को मिलेगा? वासा रेक्टा कॉर्टिकल में नहीं होता है, ये जेजी नेफ्रॉन। और जेजी नेफ्रॉन इमरजेंसी में वही तो काम करता है, यूरिन को कंसंट्रेट ज्यादा वही तो करता है, ठीक है। कॉर्टिकल तो नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल वाटर ले रहे हैं तो नॉर्मल यूरिन को कंसंट्रेट ज्यादा कंसंट्रेट करना है तो वासा रेक्टा जेजी न्यूरॉन, जेजी नेफ्रॉन होते हैं दूसरे वाले 15% होते हैं, ठीक है, वही इमरजेंसी नेफ्रॉन है, ठीक, उसी को होता है वासा रेक्टा। ये मैकेनिज्म टोटली काम करती है किस पर? यूरिन को कंसंट्रेट कराने में, ठीक है। तो देखिए इसी के जस्ट बगल में मैंने बना दिया क्या चीज? वासा रेक्टा। अब वासा रेक्टा में कितनी आर्म है? उसमें भी दो आर्म है। एक आर्म क्योंकि देखिए इसमें फिल्ट्रेट नीचे जाता है तो इसमें ऊपर जाएगा, इसमें नीचे है तो इस वाले में कहाँ है? ऊपर। ये समझे थे ना, लूप ऑफ हेनले में इसमें डाउनवर्ड जाएगा तो इसमें अपर। वासा रेक्टा में ऐसा सिस्टम होता है, वासा रेक्टा देखिए इस वाले में फिल्ट्रेट, इस वाले में क्या जा रहा है बताइए, सोच करके ब्लड है कि यूरिन है? वासा रेक्टा में क्या है? ब्लड। वासा रेक्टा में ब्लड है, ठीक है। ब्लड इसमें यहाँ से नीचे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये ऊपर जो कप लगा हुआ था ना, कप बना था, ये कप का आगे का हिस्सा, कप से ये वाली आर्टरी निकली थी, ये आकर के देखिए ये ब्लड को ला रही है, ये देखिए नीचे आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आकर के ये ऊपर निकल गया, ऊपर कहाँ जाएगा? इसके बाद होता हुआ ये पूरा प्यूरिफाई होकर चला जाएगा। मतलब कहने का ये है कि फिल्ट्रेट इसमें नीचे चलता है तो ब्लड इसमें ऊपर चलता है, देखिए अपोजिट है, और इसमें फिल्ट्रेट ऊपर है तो ब्लड नीचे है, तो काउंटर करंट इनके बीच में भी है
और वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले के बीच में भी तो होता है। किसके बीच में है? वासा रेक्टा लूप ऑफ हेनले की दोनों आर्म्स के बीच में काउंटर करंट है। वासा रेक्टा के दोनों आर्म्स के बीच में देखिए, इस वाली वासा रेक्टा के ऊपर है, इसमें क्या है? डाउनवर्ड है। और वासा रेक्टा लूप ऑफ हेनले के बीच में, तीन जगह यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो बिटवीन टू आर्म्स और लूप ऑफ हेनले, दूसरा क्या है? बिटवीन टू, ऐसे लिखेंगे, आर्म्स ऑफ वासा रेक्टा, वासा रेक्टा की दो आर्म्स के बीच में, और बिटवीन वासा रेक्टा एंड किसके बीच में है? लूप ऑफ हेनले। ये तीन जगहों पर आपको देखने में लग रहा है कि करंट जो है फ्लूइड की वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, और क्या जानकारी होनी चाहिए इसमें देखिए। और आपको ये पता होना चाहिए, जैसे किडनी का जब इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं, ये किडनी थी, ये क्या था? यहाँ पर मेडुलरी पिरामिड। कितने थे मेडुलरी पिरामिड? 8 से लेकर के 12। हमने कहा था कि मेडुलरी पिरामिड है, इसमें यहाँ नेफ्रॉन लगा होता है नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन के जितना आपको व्हाइट कलर का हिस्सा नजर आ रहा है, नेफ्रॉन के बाद में बोर्ड पर जितना व्हाइट एरिया दिख रहा है, वो सब क्या है? उसमें कुछ भरा होगा ना। उसमें किडनी में नेफ्रॉन के अलावा जो जगह होती है उसमें लिक्विड भरा होता है ना। जैसे हमारी बॉडी में सेल्स के बीच में स्पेस होता है, सेल्स के बीच में अगर स्पेस हो तो उसमें फ्लूइड भरा होगा। ठीक, तो यहाँ पर इस नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन के बीच में जितनी जगह है, यहाँ जितना वैकेंट एरिया है, इन सब में फ्लूइड भरा है। उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या मेडुलरी फ्लूइड बोलते हैं। समझ में आया? तो इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है, ऑस्मोलैरिटी का मतलब समझ लें, जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए, एक बार फिर से बना रहे हैं। यहाँ पर फिल्ट्रेट आया, बुक में देख रही है डायग्राम को, यहाँ पर यूरिन फिल्टर हो, मतलब ब्लड फिल्टर हो रहा है। आया कब में? इसकी ऑस्मोलैरिटी लिखा होगा 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, मिली ऑस्मोल पर लीटर। देखिए पढ़िए, 300 मिली ऑस्मोल, मिली ऑस्मोल ऐसे लिखते हैं, जम ऑस्मोल पर लीटर। 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर इसकी ऑस्मोलैरिटी है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। समझ में आया? ये वाला हिस्सा बताइए, किडनी में बाहर का हिस्सा है कि ये वाला कौन सा आउटर साइड में है? जैसे किडनी को अगर मैं ऐसे बनाऊं तो इधर वाली साइड में ये आएगा ना, तो ये वाला हिस्सा अंदर की साइड में जाएगा। ठीक है, तो आप समझिए किडनी में डीप जा रहे हैं, किडनी में अंदर की साइड में जा रहे हैं, तो ये हिस्सा नजर आएगा। ठीक, तो जैसे किडनी में इस साइड आप जाएंगे तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ती चली जाती है। क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक है, 300 ऑस्मोल है, पीसीटी में भी 300 ही रहता है। डायग्राम में देखिए, पीसीटी में कितना लिखा गया है? 300। जो इसमें है वही इसमें है, यही है ना सेम। इसके बाद यहाँ ऑस्मोलैरिटी 600 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 600। 300 के बाद कौन सा डाटा दिया? 600। 400 दिया है, 400 उसके बाद 600 लिखा गया होगा, उसके बाद 800 देन 1200। अरे जो भी होगा देख लीजिएगा। ये है फ्लूइड की बता रहे हैं। ठीक है, हमको समझना ये है वाटर यहाँ से बाहर कैसे निकल जाता है, यही समझना है। हाँ, कि वाटर आ कैसे जाता है बाहर। आप कहेंगे कि सेल मेम्ब्रेन इसकी वाटर के लिए परमेबल है, तो वाटर बाहर चला जाता है। तो वाटर बाहर जाने के लिए कोई ग्रेडियंट तो होना चाहिए। ग्रेडियंट समझ रहे हैं? कहीं पर वाटर अगर ज्यादा है, वहां से कम की तरफ मूव करता है, प्रॉपर्टी होती है। वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाता है, यही होता ना। तो इसमें यहाँ से वाटर जैसे आप नीचे जाते हैं, लोगों पहले वाटर निकलना चालू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए, जहां पर ऑस्मोलैरिटी ये 400 का लेवल देख रहे हैं ना, यहाँ 400 है तो बाहर होगी 600। क्या होती है? 600। 600 है तो बाहर होती है 800, यहाँ पर होगा 1200। ठीक, मतलब बाहर जो फ्लूइड है, बाहर जो लिक्विड है किडनी के अंदर, उसकी ऑस्मोलैरिटी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ती है।
तो होता क्या, जैसे फिल्ट्रेट यहाँ आता है, अब यहाँ मत सोचिए कि 800 लेके भूल जाइए, 300 वाला फिल्ट्रेट यहाँ जा रहा है नीचे, कितनी ऑस्मोलैरिटी है, 300 है। इसका मतलब वाटर और इस बाहर जो जगह है, बाहर जो टिश्यू भरा हुआ है, बाहर जो प्लेट है, उसकी ऑस्मोलैरिटी ऊपर कितनी, 600। अब बताइए इसमें से वाटर कहाँ जाता है, 300 वाले में वाटर ज़्यादा है कि 600 वाले में वाटर ज़्यादा है? ऑस्मोलैरिटी का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से है। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब लो वाटर होता है, समझ रहे हैं ना। ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, सॉल्यूशन काटा है, ठीक, तो वाटर कम है। 600 ऑस्मोलैरिटी है इसकी, वाटर यहाँ कम होगा, इसके कंपैरिजन में यहाँ जो फ्लूइड नीचे आ रहा है, देख रहे हैं इसको, 300 वाला फ्लूइड नीचे आ रहा है, 300 ऑस्मोलैरिटी वाला फ्लूइड नीचे आ रहा है। अगर ये किडनी ने ऐसा सिस्टम नहीं बनाया होता, किडनी के अंदर ये सिस्टम नहीं बना होता कि ऊपर से नीचे जाने पर ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाती, यहाँ से वाटर कभी बाहर निकलता नहीं, रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। रीअब्जॉर्प्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये 300 वाला फ्लूइड जैसे यहाँ पहुंचेगा उसके बाहर निकलेगा 600 वाला ऑस्मोलैरिटी, इसका मतलब इसमें वाटर क्या है, कम है। और देखिए सॉरी वाटर ज़्यादा है, ऑस्मोलैरिटी कम, वाटर ज़्यादा, जस्ट इनवर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ वाटर ज़्यादा, वाटर क्या है कम, हाई वाटर से यहाँ निकल गया, जैसे यहाँ वाटर निकलेगा इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी इसकी। अब ये नीचे 800 वाला मिल गया आगे, तो 600 वाला जैसे फ्लूइड यहाँ आगे बढ़ रहा है, 600 यहाँ से 800, कम से हाई की तरफ, लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ वाटर मूव करता है। तो यहाँ चला जाएगा वाटर बाहर, तो यहाँ इसकी 800 हो जाएगी, जैसे 800 वाला नीचे जाएगा, बाहर क्या 1200 है, ये बाहर चला जाएगा 1200, लास्ट में इसकी भी तो हो जाती है, ठीक है। कंसंट्रेट हो रहा कि नहीं हो रहा, यूरिन कंसंट्रेट हो रहा, हाँ सर ये मतलब बाहर अंदर रहता है तो 300 और मतलब बाहर रहता है तो 600 के आगे क्यों हो जाता है? क्या ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी का मतलब किसी सॉल्यूशन से जितना उसमें सॉलिड घुले होती है, जितना आयंस होते हैं, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स जितने ज़्यादा होंगे ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा। यहाँ जो फिल्टर होकर के ब्लड आया था, ब्लड का प्लाज्मा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 300 था, ठीक है। ये जैसे 300 आगे बढ़ेगा, यहाँ पर आएगा, इसमें यहाँ पर देखिएगा 600 दिया ना, 30 दिया, यहाँ पर 600, बाहर का जो फ्लूइड है, बाहर का फ्लूइड का मतलब इसके बाहर जो फ्लूइड है किडनी के अंदर जो, इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, इसमें 600 है। जैसे 300 वाला जाएगा, 300 वाले में वाटर कम रहेगा 600 के कंपेरिजन में, 600 वाले में वाटर 300 वाले में वाटर ज़्यादा रहेगा। 300 है इसका मतलब सॉल्ट कम है, आयंस कम है, देख रहे हैं आयंस क्या है, कम है ना। इलेक्ट्रोलाइट इसमें कम है, यहाँ 600 है, इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोलाइट कम है इसका मतलब इसमें वाटर रिलेटिवली ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रोलाइट यहाँ ज़्यादा है तो वाटर क्या होगा, कम। जाहिर सी बात है, कहीं सॉलिड बढ़ता है तो क्या होता है, वाटर वहाँ कम होता है, ठीक है। और सॉलिड यहाँ कम है, वाटर ज़्यादा है, यहाँ सॉलिड कम था, तो इस तरीके से वाटर बाहर चला जाएगा। ये जो ग्रेडियंट बना होता, अगर ये ग्रेडियंट ऐसा किडनी ग्रेडियंट ना बने तो वाटर बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन दिखाइएगा तो बताइएगा। बस इसमें ध्यान इतना ही रखना है, एक चीज नोट कर लीजिए, ऑस्मोलैरिटी ऑफ फिल्टरेट, जो फिल्टरेट होता है, ठीक है। एन बोमेन कैप्सूल कितना है, बोमेन कैप्सूल में 300, ठीक है, 300, और वही 300 कहाँ है, पीसीटी में भी है, पीसीटी में भी आप 300 ही लिखेंगे, जैसे नीचे जाएगा ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाएगी, ठीक। और दिखाइए, देखिए DCT में 200 याद कर लीजिएगा, DCT में नोट कर लीजिए, डायग्राम में दिख रहा कितनी है 200, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी ऑफ द फिल्ट्रेट इन DCT कितना है, 200 होता है। अब आगे का देखिए, इसके बाद अगला टॉपिक दिया है रेगुलेशन, मैंने बता दिया, मिक्टोरेशन हो गया, लास्ट पे 2-3 लाइन, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए लिखा गया है ऑन एवरेज 25 से 30 ग्राम यूरिया एक ह्यूमन पर डे रिलीज कराता है यूरिन के थ्रू। आगे है वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूरिन, यूरिन का जो कलर होता है वो चेंज होता है, चेंज हो सकता है। तो अगर चेंज हो रहा है तो उसको चेंज होने में बहुत सारे
वजह से चेंज हो सकता है। वाटर की कंसंट्रेशन बॉडी में कम है तो यूरिन का कलर उतना ही ज़्यादा येलोइश होता चला जाएगा। ठीक है। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स इन द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। यूरिन की जब एनालिसिस करते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, साथ में यूरिन भी चेक होता है। यूरिन चेक होने से क्या पता लगता है? डायबिटीज़ है कि नहीं है। हालांकि डायबिटीज़ जो है ब्लड से ही पता लगा लेते हैं ज़्यादातर, अब आजकल तो ब्लड से ही पता लगाते हैं। ठीक है। और बॉडी में जैसे किडनी काम कर रही है ढंग से नहीं काम कर रही है, इसको चेक करने के लिए आप यूरिन के एनालिसिस से पता लगा सकते हैं। ठीक है। अगर यूरिन में मान लीजिए ग्लूकोज आ रहा है तो डायबिटीज़ का सिम्टम हो सकता है। समझ में आया? तो लिखा है कि इसमें डायबिटीज़ में ग्लूकोज और साथ में कीटोन बॉडीज़, क्या चीज़? कीटोन बॉडीज़ यूरिन में पास आउट होती हैं। ठीक है, हो गया। आगे बताएं। आगे है रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन द एक्सक्रीशन। उत्सर्जन में किडनी के अलावा और कौन से ऑर्गन होते हैं? तो अदर ऑर्गन्स एंड एक्सक्रीशन। इसके अलावा हमारे में जो लंग्स होती हैं, लंग्स क्या करती हैं? एक्सक्रीशन कराती हैं। क्या रिलीज कराती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। इसके अलावा और किस चीज़ को एक्सक्रीट करती हैं? वाटर। लंग्स से वाटर भी रिलीज होता है। ठीक है। ये जो सांस रिलीज की जाती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर की वेपर्स भी तो होती है ना। ठीक। तो इससे वाटर भी रिलीज होता है। तो लंग्स हो गया, ये चीज का एक्सक्रीशन करता है। दूसरा क्या हो गया? लिवर। तो लिवर में लिखा गया है कि लिवर से क्या क्या चीज एक्सक्रीट होती है? तो लिवर से बाइल सॉल्ट हो गया, बाइल पिगमेंट्स हो गया, बाइल पिगमेंट्स। ठीक है। और क्या है? बाइल पिगमेंट में आप दो तरीके का होता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। दो प्रकार के क्या है? बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। और क्या रिलीज होता है लिवर से? कोलेस्ट्रॉल हो गया। अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो बॉडी से बाहर पास आउट हो जाएगा। और स्टेरॉइड है, हार्मोन स्टेरॉइड। स्टेरॉइड का मतलब वो फैटी हो गया, स्टेरॉइड हो गया, हार्मोन्स हो गया। कुछ विटामिन्स भी रिलीज होती हैं। अगर बॉडी में विटामिन ज़्यादा है तो उसको बॉडी से बाहर पास आउट करा दिया जाएगा। ठीक है। अब एक चीज समझना ये है कि ये सारी चीजें जो लिवर से रिलीज होती हैं ये मेनली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलीज होती है। मेनली कहाँ से? आप यूरिन का कंपोजिशन आपने पढ़ा, क्या आपको उसमें बाइल पिगमेंट नजर आ रहे हैं? कहीं नहीं नजर आ रहे हैं। ठीक है। ये सारी चीजें मोस्टली कहाँ से रिलीज होती हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब एलिमेंट्री कैनाल में लास्ट एनएस पार्ट होता है वहां से। विटामिन बी नहीं, यूरिन में विटामिन सी आता है। यूरिन में विटामिन सी रिलीज होता है। ठीक है। बी नहीं, सी यूरिन में एसिडिक होता है इसमें। समझ में आया? ये एक लाइन लिख लीजिएगा, मोस्ट ऑफ दिस, ये ज्यादातर चीजें कहाँ से रिलीज होती हैं? रिलीज बाय डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा ज्यादातर रिलीज की जाती है। ठीक है। तो लंग्स हो गया, लिवर। तीसरा होता है हमारे बॉडी की जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। स्वेट ग्लैंड पसीने वाली ग्रंथियां होती हैं। स्किन, हाँ स्किन, सॉरी, ऑर्गन रहेगा इसमें स्किन। और स्किन में आपके दो प्रकार की ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस का मतलब होता है जो ग्लैंड ऑयल बनाती है, चेहरे पर जो ऑयल बनता है, वैक्स बनता है, वैसी के कारण होता है। ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड क्या रिलीज कराते हैं? वाटर, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। कुछ अमाउंट में लैक्टिक एसिड भी रिलीज होता है, यूरिया। हाँ, यूरिया भी। एक चीज और समझिएगा, स्वेट ग्लैंड का मेन काम होता है कूलिंग इफेक्ट देना। क्या कूलिंग? मेन काम है कूलिंग इफेक्ट देना। ठीक है। स्किन को कूल रखना। पसीना जो आता है, पसीना क्यों आता है? क्योंकि या कहीं उत्सर्जन की वजह से आता है, बॉडी में हानिकारक चीजें पसीने के द्वारा बाहर निकलती हैं, वो सेकेंडरी काम है। मेन काम है बॉडी को कूल रखना, क्योंकि वो सारी चीजें तो यूरिन के थ्रू भी तो जा सकती हैं। आप खुद सोचिए, वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन के थ्रू भी तो जाते हैं। ठीक है।
तो पसीने के थ्रू, पसीने का मेन काम होता है कि बॉडी को क्या करना, कूल, क्योंकि धूप में अगर ये कूल नहीं रहेगी, अगर वाटर रिलीज नहीं होगा स्वेट से, तो आपकी स्किन क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी सनलाइट में। तो प्राइमरी फंक्शन स्वेट ग्लैंड का होता है कूलिंग इफेक्ट देना, ये सेकेंडरी काम होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन क्या है सेकेंडरी, नोट कर लीजिएगा स्वेट ग्लैंड में प्राइमरी फंक्शन, जैसे हमारे कान का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, सुनना नहीं होता है, बॉडी का बैलेंस करना, सुनना उसका सेकेंडरी काम है। ठीक है, ऐसे इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट। कैसे देगा, वाटर के द्वारा देगा, वाटर का इवेपोरेशन होगा बॉडी से। ठीक है, एंड एक्सक्रीशन, कूलिंग इफेक्ट टू बॉडी लिखेंगे, एंड एक्सक्रीशन क्या है वो सेकेंडरी फंक्शन। स्वेट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड क्या बनाती हैं, ऑयल बनाती हैं, वैक्स रिलीज कराती हैं, ऑयल हो गया वैक्स। और कुछ लिखा हुआ है, हाँ सीबम वही चीज है। ठीक है, हाँ विटामिन कौन सा, ए ई कहाँ, इसमें विटामिन ई तो नहीं पता, नहीं कहीं पढ़ा था, कहीं पढ़ा था, विटामिन कहाँ पसीना से, ऐसा तो नहीं है, लेकिन होगा तो बता देंगे चेक करके। ठीक है, तो ये बाकी ऑर्गन का हो गया बोल। अब एक लास्ट टॉपिक आता है, सलाइवा से नाइट्रोजन बेस कैसे निकलता है, सलाइवा से नाइट्रोजन बेस, सलाइवा में थोड़ा सा होता है नाइट्रोजन बेस रिलीज होता है, दिया देखा भी है, डॉक्यूमेंट बनाया कर दिया। डिसऑर्डर्स, कुछ टर्म समझ लीजिए। डिसऑर्डर्स का मतलब होता है कमियां, एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित कमियां क्या है। ठीक है, पहला कमी क्या है इसमें, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया का मतलब ज्यादा यूरिया यूरिन में हो जाना, पॉली का मतलब ढेर सारा होता है कहने। ठीक है, पॉलीयूरिया का मतलब बार बार यूरिन जाना, इसी को डाईयूरेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाईयूरेसिस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना, यूरिनेशन बहुत ज्यादा होना, ये क्या है, इसी को डाईयूरेसिस बोलते हैं, डाईयूरेसिस। इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। कब होगा ये चीज, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या जानते हैं कब, जब एटीएच का लेवल कम हो जाए, यूरिनल ब्लड ज्यादा लगता है। एटीएच हार्मोन आपकी बॉडी में जितना पानी पीते हैं वो जब कम पी रहे हैं तो उसको खींच करके बॉडी में लेके आता है। अगर एटीएच कम हो गया तो बॉडी में वाटर को रिटर्न कराने वाला कोई नहीं बचेगा, तो यूरिन में क्या हो जाएगा, वाटर का आउटपुट बढ़ता चला जाएगा। जब एटीएच कम होता है तब होता है डायूरेसिस। ठीक है, तो ये होता है, लिखिएगा लो सिक्रीशन ऑफ एटीएच। चलिए रास भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, रेनिन कब बन रहा है, दोनों एक के नाम लिखते कि लिख लो, आप भी। ऑलिगोयूरिया, और तीसरा वर्ड है एन्यूरिया। तीन टर्म देखिए, ऑलिगोयूरिया का मतलब यूरिन बहुत ज्यादा बनना, ये क्या है, कम बनना, कम बनना यूरिन। ठीक है, नॉर्मल से कम। लो यूरिनेशन, तो लेस लिखेंगे, लेस यूरिनेशन, जितना यूरिनेशन होना चाहिए उतना नहीं हो रहा। ठीक है, कम हो रहा है, ये है ऑलिगोयूरिया। एकदम यूरिन नहीं रिलीज हो रहा है, एन्यूरिया। ठीक है, नो यूरिन रिलीज, बन तो रहा है लेकिन वो रिलीज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये तीन टर्म हो गया। इसके बाद है आगे यूरेनिया, कारण है अरे कोई भी जैसे उसका एडीएच हो गया, इसका नहीं, इसका कोई विशेष नहीं है, जहाँ होगा हम बता देंगे। यूरेनिया का मतलब यूरिया ज्यादा हो जाना,
यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाना, ज़्यादा यूरिया रिलीज होना, ठीक है। तो लिखेंगे मोर यूरिया कंसंट्रेशन, यूरेनिया हो गया। किडनी फेलियर के हाँ, अगला है रीनल। सर जी इसमें किडनी फेलियर सब बता रहे हैं, ये रीनल स्टोन है, किडनी में जो स्टोन बन जाते हैं उसको रीनल कैल्कुली बोलते हैं या रीनल किडनी स्टोन। सर जी उसको पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट का क्रिस्टल होता है, ये क्या है, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट। हम लोग पथरी एक्सेसिव वाटर पीने से बाहर हो जाती है, ठीक है, बहुत विशेष समस्या नहीं है। तो ये क्रिस्टल बनता कैसे है, ऑक्जेलिक एसिड के साथ जब कैल्शियम रिएक्ट करेगा। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ से ज़्यादा आता है, पिकल्स, अचार खाने में, अचार में होता है, पिकल्स में क्या ऑक्जेलिक एसिड होता है, एसिड होता है, ठीक। वो बाकी बॉडी के कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकता है, किडनी स्टोन। तो स्टोन वाले केस में इसको अवॉइड करना चाहिए। 6 नंबर इसके बाद और कौन सा दिया आपको डिसऑर्डर, बताइए। हाँ हमको देखा, देखें कौन सा डिसऑर्डर और बचा है। हाँ, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देखिए इसके बाद एक है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस का मतलब समझते हैं, नेफ्रॉन में इन्फ्लामेशन, जहां पर आइटिस वर्ड लग जाए, जहां पर क्या हो जाए, सफिक्स लगे आइटिस, इसका मतलब होता है सूजन, इन्फ्लामेशन। ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन आ जाए। तो ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये कैप्सूल में ये जो बच्चा होता है ब्लड कैपिलरीज का, इसी को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है। तो ब्लड कैपिलरीज में जब सूजन हो जाती है तो उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। समस्या क्या आती है, स्वेलिंग होने से ये ब्लड कैपिलरीज में जानते छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पता होगा, क्योंकि यहाँ 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं। फिल्ट्रेशन कितने मेम्ब्रेन से होता है, 3। ये ब्लड कैपिलरी है, इसमें छोटे छोटे क्या होंगे, होल्स होंगे। जब इसमें इन्फ्लामेशन होता है, सूजन होती है, तो इसके होल्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। उनसे नुकसान क्या होता है, बॉडी से प्रोटीन बाहर आने लग जाता है, आपके शरीर की प्रोटीन यूरिन में आने लग जाएगी, समझ में आया। तो हो जाएगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये होता है इन्फ्लामेशन, जो लाइन लिखी गई है वही अंडरलाइन पर लिखा है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस द किडनी, ठीक है। और कौन सा है इसके बाद, हेमेटोयूरिया। एक है 7 नंबर हेमेटोयूरिया। हेमेटोयूरिया का मतलब होता है कि यूरिन में ब्लड आना। इसके लिए क्या वर्ड बोले, इसके लिए अरे शरीर का न्यूट्रिशन यूरिन में जाने लगता है। हाँ, यूरिन में प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज, प्रोटीन पास आउट होने लगती है, ठीक है। प्रोटीन आप एक लाइन बोल रहे थे, कौन सी लाइन बोल रहे थे, लिख नहीं पाया, पता नहीं हमको, हम कौन सी लाइन, अभी जस्ट 10 सेकंड पहले हम आगे की लाइन पर दिमाग लगा रहे हैं। इसके उसके पहले अब होगा, कोई लिख लीजिए, यूरिन प्रोटीन, हाँ लिखिए, प्रोटीन स्टार्ट टू पास इन द यूरिन। प्रोटीन स्टार्ट, प्रोटीन कभी यूरिन में नहीं आती ना, इसमें यूरिन में आ जाएगी, स्टार्ट टू पास इन यूरिन। लास्ट में दिया है किडनी फेलियर, 7 नंबर के लिए। एक है ग्लाइकोसूरिया, एक और बच्चा है उसका एक्सप्लेनेशन पूछने हो सकता है। ग्लाइकोसूरिया क्या है, ग्लूकोज आना, किडनी में डायबिटीज, किडनी में क्या आना, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज एंड यूरिन। सर जी 7 एक यूरिया है, 7 नंबर का फंक्शन ऊपर वाला है, हेमेटोयूरिया, ब्लड एक वर्ड देखिए, डायबिटीज मिलाइटस या इंसिपिडस लिखा है कुछ, हमको देखिए। इसी को समझना है, देखिए आ गया, अच्छा अदर वाले में लिखा है, हाँ हाँ मिल गया, डायबिटीज मिलाइटस ग्लाइकोसूरिया, ठीक है।
इसको समझ लीजिए। देखिए क्या दो वर्ड हैं, एक है डायबिटीज मेलिटस और एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। दोनों में अंतर समझ लीजिए। उसमें ये वाला दिया है डायबिटीज मेलिटस का मतलब होता है कि जब ग्लूकोज यूरिन में पास आउट, मतलब डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज होती है तो यूरिन में क्या आता है, ग्लूकोज आता है, ठीक है। और बार बार यूरिन, डायबिटीज का सिम्टम जानते हैं, बहुत सारे सिम्टम है, भूख नहीं लगती है, वजन कम होता है, बार बार यूरिनेशन होता है, ठीक है, कमजोरी लगती है, ये सब डायबिटीज का सिम्टम। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन होना, ये डायबिटीज का सिम्टम होता है एक, ठीक है। तो डायबिटीज मेलिटस में ग्लूकोज क्या हो जाता है, ग्लूकोज यूरिन में पास आउट होने लगता है। और दूसरा सिम्टम क्या आएगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, समझ रहे हैं ना। डायबिटीज के पर्सन बार बार यूरिनेशन कराएंगे और यूरिन में ग्लूकोज आएगा। ये इस यूरिन का टेस्ट जो है स्वीट होगा। यूरिन कैसा होता है, स्वीट इन टेस्ट। और स्वीट का मतलब ऐसा नहीं है कि जो ग्लूकोज आ रहा है तो थोड़ा सा स्वीट होगा, ठीक। डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, टेस्टलेस यूरिन। यहाँ यूरिन रहेगा टेस्टलेस, क्योंकि ये नॉर्मल है, ठीक है। इसमें दोनों में सेम सिम्टम आता है, ठीक है। यहाँ पर भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, यहाँ पर भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, खाली मिठास। अंतर क्या है, इसमें ग्लूकोज आ रहा है, इसमें ग्लूकोज नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे नो ग्लूकोज इन यूरिन, नो ग्लूकोज इन यूरिन, ठीक है। तो समस्या क्या है इसमें, इसमें भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, ठीक है। ये होता है ग्लूकोज के लेवल बढ़ने से डायबिटीज से। इसका कारण क्या है, डायबिटीज। ये होती है डायबिटीज से, ड्यू टू, ये भी डायबिटीज से होती है, नहीं। फिर डायबिटीज क्यों लगा रखा है, ये समझना है, क्योंकि एक सिम्टम जो डायबिटीज का है वो यहाँ मैच करता है। ये होता है ड्यू टू द लो सिक्रीशन ऑफ द एडीएच। आप पढ़ेंगे जब एडीएच कम हो जाता है, एडीएच बॉडी में कम बनता है, वैसोप्रेशन जब कम बनता है, इसका कारण क्या है, इसका जो रीजन है, रीजन वो क्या है, लो सिक्रीशन ऑफ एडीएच। एडीएच पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है, एक हार्मोन है, वैसोप्रेशन बोलते हैं। जब ये कम बनेगा तो जाहिर सी बात है ब्लड पॉलीयूरिया बताया था ना, बार बार यूरिन बनना, यूरिन, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूरिन बनेगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा एडीएच की कमी से। क्योंकि इसमें भी यूरिनेशन ज़्यादा हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। इसमें डायबिटीज इसलिए लगा दिया गया क्योंकि डायबिटीज का एक सिम्टम यहाँ मिल रहा है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जो डायबिटीज का एक सिम्टम है, इसीलिए इस समस्या को भी क्या बोलते हैं, डायबिटीज आगे लगा दिया गया। इंसिपिडस है वो मेलिटस है, बस मेलिटस एक्चुअल डायबिटीज है और डायबिटीज इंसिपिडस जो है एडीएच की कमी से होता है। दोनों में सिम्टम एक है, क्या सेम है, दोनों में ये वाला सेम है, बाकी अलग अलग सिम्टम समझ में है। पीसीपी में सारे जो अच्छे फॉर्मेट रहते हैं, सारे अच्छे फॉर्मेट रहते हैं, वो तो ब्लड में हाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो सर विटामिन भी तो हमारे मतलब नहीं, तो कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, ठीक है। मैंने बताया उसमें लिखा है, एक लाइन आप पढ़िएगा, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट, वो नहीं लिखा है ऑल न्यूट्रिएंट। आप बुक में ये जो एक ही वर्ड को जो लिखते हैं ना, बड़ा सोच समझ के लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट लिखा, ज़्यादातर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सारे नहीं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें यूरिन में पास आउट हो जाती हैं जो एक्सेस मात्रा में रहती हैं, वो पास आउट। विटामिन बी नहीं होता और जो होते हैं ना, उसको एडी के साथ एडी को छोड़ के और सब हाँ, नहीं तो केवल सी आता है यूरिन में, जो विटामिन पास होता है वो केवल सी, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं। ऐसा नहीं होता है कि बॉडी का सारा विटामिन सी यूरिन में चला गया, ठीक है, थोड़ा सा पास होता है। किडनी फेलियर, हाँ, बी और सी, बी भी है क्या, हाँ। ऐसे होते कि हमारे बॉडी को मतलब हमें ये बार-बार विटामिन की चीज़ खाने के लिए क्यों जरूरी रहता है? विटामिन का काम क्या है पता है, क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ग्रोथ और रिपेयर कराते हैं। प्रोटीन और विटामिन हमारी बॉडी में ग्रोथ रिपेयर कराता है, ठीक है, इसके लिए जरूरी है। समझ में आया।
हाँ, क्या करेंगे बताइए। किडनी फेलियर, रीनल लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ है रीनल फेलियर। किडनी जब फेल हो जाती है तो एक आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है जिसको डायलिसिस आप बोलते हैं, हीमोडायलिसिस पूरा नाम है, ठीक है। एक मशीन होती है, मशीन का नाम है हीमोडायलाइजर और प्रोसेस का नाम है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस का मतलब ब्लड की डायलिसिस कराना, ब्लड को साफ करना मशीन की मदद से, आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड को साफ कर देना, ठीक है। तो ये रीनल फेल्योर का जो सॉल्यूशन क्या है, इसका जो सॉल्यूशन है वो दो है, या तो किडनी को रिप्लेस करा दीजिए और या तो डायलिसिस करा दीजिए, ठीक है। तो डायलिसिस इसमें दिया हुआ है कि हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस टेक्निक का नाम है, टेक्निक है। जिस मशीन से कराते हैं उसको क्या बोलते हैं, हीमोडायलाइजर, हीमोडायलाइजर। ये मशीन है, ठीक है, ये क्या है, मशीन। इससे डायलिसिस कराएंगे, कैसे कराते हैं वो समझ लीजिए। देखिए मशीन तो बहुत खूबसूरत होती है, ठीक है, यहाँ ऐसे बनाएंगे, देखिए ये हैंड है, ये हाथ है, हाथ में आर्टरी और वेन्स, ठीक है। आर्टरी से ब्लड निकाला जाता है, तो कहाँ से निकालेंगे, आर्टरी से निकालने। पहले इसको समझ लीजिए, इस टैंक में मशीन में होता क्या है, हीमोडायलिसिस मशीन में कुछ ट्यूब्स लगी होती हैं, क्या लगी होती हैं, ट्यूब, और ये ट्यूब बनी होती है सेल्यूलोज की, देखिए और कुछ नहीं होता, एकदम सिंपल मशीन है ये। इसमें सेल्यूलोज की बनी हुई ट्यूब्स हैं, देखो ये पूरा नेटवर्क है। ये किसकी बनी हुई ट्यूब है, सेल्यूलोज, इनको सीलोफेन ट्यूब्स भी बोलते हैं, ठीक है। नाम क्या है इनका, सेलोफेन ट्यूब्स, सेलोफेन ट्यूब्स, ठीक है। सेल्यूलोज का बना हुआ है, छोटे छोटे पोर्स होंगे, ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से जो ब्लड आएगा उसमें से कुछ चीजें बाहर निकाली जाएंगी। इसमें क्या है, कुछ छोटे छोटे पोर्स हैं ट्यूब में, ठीक। अंदर एक सॉल्यूशन भर देते हैं, टैंक में क्या है, मशीन में सॉल्यूशन, ये है डायलाइजिंग सॉल्यूशन, डायलाइजिंग सॉल्यूशन। यही समझना है सॉल्यूशन में क्या भरा जाएगा, यही केवल समझिए कि जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है क्या क्या होता है, कोई बताएगा क्या भरा होता है, आइसोटोनिक टू द प्लाज्मा। हमारा जो ब्लड, याद रखिए, जब इसमें बॉडी से ब्लड भेजा जाता है किसमें, मशीन में, तो ट्यूब के रास्ते वो ब्लड आगे जा रहा होता है। ब्लड में से कभी भी ब्लड सेल बाहर नहीं जाएगा, ब्लड सेल कोई बाहर नहीं जाएगा। नेचुरली में तो किडनी में जब ब्लड फिल्टर होता है तो कोई ब्लड सेल आती है कैप्सूल में, नहीं आती कभी। आरबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट कभी कैप्सूल में आता नहीं है, रोमन कैप्सूल में नहीं आता। ऐसे यहाँ से वो चीजें बाहर नहीं जाएंगी, उनके बारे में सोचना है। क्या चीज पास आउट होगी यहाँ से बाहर, प्लाज्मा, ठीक है। तो हमको देखना ये है कि जो चीज देखिए, अब यहाँ से थोड़ा समझिए, यहाँ जब ब्लड रिलीज कराते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 होता है ना ब्लड का। तो उस ब्लड को हम यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आते हैं, कितने सेंटीग्रेड पर, डायरेक्ट मशीन में नहीं भेज देते हैं, पहले ब्लड को यहाँ से कनेक्ट कराएंगे, आर्टरी से ब्लड निकाला जाएगा, उसके मशीन में भेजेंगे, वो क्या करेगी, ब्लड को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके आएगी, डाउन कर देगी टेम्परेचर। साथ में एक चीज और यहीं से मिला देते हैं ब्लड में, हेपेरिन। क्या मिला दिया, हेपेरिन। हेपेरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट। दोनों का रीजन समझ लीजिए, ब्लड को टेम्परेचर क्यों कम किया गया, क्योंकि ब्लड बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है, ये ब्लड जम सकता है, ठीक है। टेम्परेचर घटा देंगे, कोई एंजाइम नहीं काम करेगा, एंजाइम नहीं काम करेगा तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। हेपेरिन क्यों मिलाया, ये वही करने के लिए, क्योंकि एंटीकोगुलेंट है। बॉडी के अंदर हेपेरिन है कि नहीं है, अंदर ब्लड नहीं जमता, लेकिन बॉडी से ब्लड जैसे बाहर पास आउट होता है क्लॉट करता है, ट्यूब में आया जम जाएगा, तुरंत उसको रोकने के लिए हेपेरिन मिला दिया। दो चीजें किया गया, हेपेरिन मिलाया गया और इससे और इससे ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, ब्लड को भेज दिया यहाँ मशीन में आके मशीन में।
अब ब्लड यहाँ रन कर रहा है, ठीक ना, टाइम होगा। रिजल्ट ये कितना दिन तक करता है? अगली बार, कितना दिन तक करता है? अगली बार डिपेंड करता है किडनी कितना % काम कर रही है, ठीक है। ज़्यादा किडनी फेलियर है तो बार बार ये कराना पड़ेगा प्रोसेस।